नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी है भोपाल के एक स्टूडेंट की, जिसने अपना रिजल्ट बिगड़ता हुआ देख अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर काली शक्तियों की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए इधर उधर की बातें न करते हुए आते हैं सीधा कहानी पर। ये कहानी विवेक की है। विवेक के पिताजी भोपाल में एक नॉर्मल चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं, जिसमें इनको प्रॉपर इनका चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक सब रहता है। मतलब एक छोटी सी होटल है इनकी, तो यही चलाते हैं। और इनकी जो मम्मी है वो होम मेकर है। विवेक की एक छोटी बहन है जो इससे लगभग 3 से 4 साल छोटी है, और विवेक अपने घर का इकलौता लड़का है जिसे काफ़ी लाड़ प्यार से पाला पोसा जाता है। अक्सर हमारे जो समाज में देखा जाता है कि जो इकलौती संतान होती है ना, जैसे लड़का है, लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है हमारे समाज में, तो उसे काफ़ी लाड़ प्यार से रखा जाता है। खैर, लड़कियों को भी उतने ही लाड़ प्यार से रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिल जाता है लड़के और लड़कियों में अंतर। खैर, विवेक के यहाँ ऐसा नहीं था। विवेक के जो पिताजी हैं अपनी बेटी को भी बहुत ज़्यादा चाहते थे और अपने बेटे को भी। और जो विवेक है वो स्टार्टिंग से ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होता है। और ऐसा नहीं कि इसके पापा का व्यापार है और इकलौता लड़का है, बहुत लाड़ प्यार से रखा है तो इसका रिजल्ट खराब आता रहा होगा। नहीं, ये पढ़ाई में भी टॉपर ही रहा है। शुरू से इसका एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट आते थे ना, ये बहुत अच्छे आते थे। और ऐसा कभी कभार होता था कि ये सेकंड नंबर पर रैंक करें, लेकिन अधिकतर ये फर्स्ट क्लास, मतलब अपनी क्लास में फर्स्ट ही रहता था। अब भैया जैसे तैसे जब 12th के एग्ज़ाम्स इसके काफ़ी अच्छे नंबर से क्लियर हो जाते हैं, तो विवेक सोचता है, क्योंकि भोपाल में आप लोग सभी जानते हैं कि भोपाल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा हब है। हब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भोपाल में लगभग 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो विवेक सोचता है कि मैं लोकलाइड हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ, तो क्या है, ज़्यादा परेशानी ना उठा के चुपचाप बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया जाए और यहीं से अपनी पढ़ाई भी अच्छी खासी होती रहेगी। क्यों अपन इतने अच्छे अपने क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में जाके जबरन का स्ट्रगल करें। उसकी थिंकिंग कुछ इस टाइप की थी और मेरे हिसाब से ठीक ही था, क्योंकि जब आपके शहर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाए तो आपको इधर उधर जाने के बजाय वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो विवेक भी प्री एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं ना, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो इंजीनियरिंग के लिए जो टेस्ट होते हैं पीईटी वाले, तो उसमें वो एडमिशन ले लेता है। और मतलब उसको एग्ज़ाम को वो क्लियर करके इंजीनियरिंग में एक अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन ले लेता है। और इसके जो टेस्ट में रिज़ल्ट आता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो भोपाल के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनमें से एक में विवेक का एडमिशन हो जाता है। अब स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये पढ़ाई में तो अच्छा ही था, तो कॉलेज में भी इसका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहता है। जब नए नए दोस्त मिलते हैं तो उनसे बातचीत होती है, सब अपना अपना रिजल्ट शेयर करते हैं कि तुम्हारे कितने परसेंट थे। तो विवेक भी अपना परसेंटेज लेवल बताता है सबको। सब लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि नहीं यार, एक तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, ऊपर से तुम्हारा स्कोर भी हमेशा से अच्छा रहा है, तो तुम्हें तो इंजीनियरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। लेकिन ना, होता इसका उल्टा है। विवेक के जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आते हैं, हो जाते हैं, तो पेपर तो इसके सारे अच्छे जाते हैं, लेकिन ना रिज़ल्ट इसका इतना बुरा आता है कि इसके 5 पेपर में से एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। 2 जो पेपर होते हैं उनमें तो ये बाउंड्री में ही रह जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बाउंड्री में पास हो रहा है, वो भी क्लियर नहीं कर पाता, जिससे विवेक का जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल नीचे धड़ाम गिरता है। अब सोचिए, आपने हमने सबने कॉलेज लाइफ में देखा है, ये जो विवेक के साथ हुआ ना, ये हम सब के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ है। तो उसके कॉन्फिडेंस की क्या धज्जियाँ उड़ी होगी, जिसकी वजह से विवेक काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। क्योंकि अब ये लोकलाइट था और ज़्यादा मतलब कॉलेज के अपने जो भी नॉर्मल दोस्त बने थे उन्हीं के साथ रहता था और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था। लेकिन ना, अब जब सेकंड सेमेस्टर आता है तो विवेक के कॉलेज के कुछ नए फ्रेंड्स बनते हैं, धनंजय और आशुतोष, जो कि कॉलेज के हॉस्टल में ही रहा करते थे। धनंजय और आशुतोष रीवा के रहने वाले थे। और रीवा के जो, मतलब प्रॉपर रीवा के भी नहीं, रीवा के आसपास ढेर गांव हैं, उनमें से किसी एक गांव के रहने वाले थे। गांव का नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है ना।
तो इनसे अब विवेक की दोस्ती हो जाती है। विवेक इनसे पूछता है कि आशु और धनंजय, आप लोगों का रिजल्ट तो बढ़िया रहा है, तो आप लोगों ने कहाँ मतलब कैसे क्या प्रिपरेशन करी? इनका रिजल्ट पूरा ऑल क्लियर होता है। तो आशुतोष और धनंजय बताते हैं कि विवेक भाई, हम तो बस नॉर्मल स्टडी करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वहीं पढ़ते हैं। लेकिन ना कहीं विवेक को कुछ अलग लग रहा था। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो आशुतोष और धनंजय ये दोनों हिंदी मीडियम से पढ़े थे। इनका एडमिशन हुआ था जैसे तैसे इस कॉलेज में, काफ़ी पैसे से दे के इन्हें किया था एडमिशन इनके घर वालों ने। तो विवेक कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार देखो, विवेक खुद एक टॉपर बंदा रहा है अपनी 12th क्लास तक का, और उसने जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस के लिए वो भी अच्छे नंबर से क्लियर किए। लेकिन इंजीनियरिंग में जब वो पढ़ाई कर रहा था वो भी अच्छे से उसकी हो रही थी, फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और ये जो बंदे हैं थोड़ा बहुत डोनेशन देकर इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, हिंदी मीडियम से हैं, पढ़ाई लिखाई में समझ जाता है कोई भी इंसान कि हाँ, मतलब अगर आप किसी इंसान के साथ, किसी फ्रेंड के साथ उठ रहे बैठ रहे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हो, तो आपको उसका IQ लेवल समझ में आ जाता है कि ये बंदे कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो जिसकी वजह जो देखकर IQ लेवल इनका, विवेक को ऐसा लगा नहीं कि यार ये, मतलब लग तो नहीं रहा कि ये बंदे इतने पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे। तो विवेक भी सोचता है कि यार कहीं ना कहीं किस्मत का भी खेल होता है। खैर, सेकंड सेमेस्टर निकलता है और धनंजय, आशुतोष, इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा जाता है। और इस सेमेस्टर में भी विवेक का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। मतलब पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट इसके बैक थे, अब सेकंड सेमेस्टर में जो 6 सब्जेक्ट थे वो भी पूरे के पूरे बैक। एक तरीके से कहा जाए तो ईयर बैक। अब विवेक बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहता है। धनंजय और आशुतोष जैसे ही विवेक को बोलते हैं कि यार विवेक, हम लोग इधर मूवी देखने आए थे, तो विवेक बोलता है कि हाँ भाई ठीक है ना, अच्छी बात है। तो धनंजय आशुतोष बोलते हैं अच्छी बात क्या है, चुपचाप इधर आ जा, ये जो भी वहाँ के सिनेमा हॉल का एड्रेस रहता है ये लोग उसको देते हैं। तो विवेक बोलता नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, रिजल्ट मेरा ख़राब हो गया। तो धनंजय और आशुतोष बोलते हैं कि क्या हुआ तेरे से, क्या रहा रिजल्ट? तो उसको विवेक उनको पूरा साफ बता देता है कि यार मेरे सारे सब्जेक्ट बैक हो गए। धनंजय और आशुतोष बोलते हैं कि चल सब ठीक हो जाएगा, तू एक काम कर, तेरा पूरा रिजल्ट हम सही करवा देंगे, तुम मूवी देखने आ। विवेक मान नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे आशुतोष और धनंजय इसे मना ही लेते हैं मूवी देखने के लिए। विवेक पहुंचता है, इनसे मिलता है, मूवी देखता है। मूवी देखने के बाद बाहर निकलता है। तभी आशुतोष और धनंजय बोलते हैं हाँ भाई विवेक, तो आपको अपना रिजल्ट सुधारना है ना? तो विवेक बोलता है भाई, मेरा ना आज तक लाइफ में कभी मुझे सप्लीमेंट्री, मतलब फेल तो दूर की बात, मुझे सप्लीमेंट्री तक नहीं आई है, ऊपर से मैं कॉलेज का टॉपर रहा हूँ। और मेरे लिए ये सिचुएशन हैंडल करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सा माहौल है मेरे यहाँ। मेरे पापा मम्मी ने मुझे अच्छे से सांत्वना दिया है कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता, फिर से पढ़ाई करना, ये पढ़ाई थोड़ी अलग है। पर यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे सब समझ में आता है, मैं दूसरों को भी समझा देता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बंदे जिन्हें मैंने सिखाया हूँ उनके पेपर निकल जा रहे हैं, लेकिन मेरा ही पेपर क्यों नहीं निकल पा रहा? अरे कम से कम एक तो पेपर निकलना चाहिए था, 11 सब्जेक्ट बैक है मेरे। आशुतोष और धनंजय बोलते हैं बस कर भाई, कितना टेंशन लेगा, थोड़ा शांत हो जा। जैसे ही विवेक शांत होता है तो आशुतोष और धनंजय बोलते हैं कि भाई, जैसा कि आप जानते हो कि पढ़ाई लिखाई में हम भी कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन लगभग ये जो बात है ना, ये आज से 2-3 साल पहले की, जब हम 10th क्लास में थे, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, और हमारे घर वालों को पता था कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स देने लायक है नहीं, क्योंकि 9th भी हम जैसे तैसे पास किए थे। तभी हमारे जो ख़ानदानी पंडित जी हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इनके ख़ानदानी पंडित नहीं थे, जैसा कि मुझे समझ में आया। इन्होंने तो पंडित जी बताया विवेक को, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई तांत्रिक थे। खैर, कहानी में आते हैं कि धनंजय आशुतोष बताते हैं कि इनके जो ख़ानदानी पंडित थे उन्होंने इन्हें कुछ पूजा पाठ सिखाया, और हर रात को 11 से 12 बजे तक वही पूजा पाठ करने को कहा।
क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि 10th में हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे से निकल जाए, हम पास हो जाए। तो हमने भी बगैर कुछ सोचे समझे उस पूरी पूजा पाठ की प्रक्रिया को अच्छे से किया। और ऐसा ही नहीं, हम आज भी वही पूजा पाठ करते हैं। रात को 11 से 12 बजे तक के हम वही पूजा पाठ करते हैं। विवेक एकदम से अचंभे में रहते हैं कि यार ये कौन सी पूजा पाठ है जो रात को 11 से 12 के बीच में होती है। धनंजय और आशुतोष बोलते हैं कि यार ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें रिजल्ट मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है, और तुम्हारे सामने ही है हमारा रिजल्ट। विवेक बोलता है कि अगर ऐसा कुछ है तो भाई प्लीज़ मुझे भी तुम अपने साथ वो पूजा में सम्मिलित कर लो, क्योंकि मुझसे मेरा ऐसा रिजल्ट देखा नहीं जाता यार। ऐसा ही रहा तो मैं छोड़ दूंगा इंजीनियरिंग, मैं कुछ और कर लूँगा। ऐसे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा कुछ और कर लो। तो धनंजय और आशुतोष कहते हैं कि भाई हम तुम्हें इसलिए तो यहाँ बुलाए थे कि अपन तीनों मिलकर अब से वो पूजा करेंगे, लेकिन ना क्या होगा कि इसके लिए ना तुम्हें हमारे साथ रात को 11 से 12 बजे रहना पड़ेगा। और तुम हो लोकलाइट और तुम यहाँ रहते हो अपने घर में और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। तो विवेक बोलता है फिर क्या करना चाहिए। तो आशुतोष और धनंजय विवेक से कहते हैं कि एक काम कर, तू हम लोगों के लिए ना यहाँ पे कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढ ले, जिससे क्या होगा कि कुछ आने जाने की पाबंदियाँ नहीं रहेगी रात में, है ना। तो तू इजीली हमारे घर पर हमारे फ्लैट में आ जाएगा। तभी विवेक बोलता है फ्लैट, अरे यार मेरी ही बिल्डिंग में मेरा जो घर है हम ही लोगों ने ऊपर से 4 फ्लैट बनवाए हैं, तो जिनमें से 2 तो ऑक्यूपाइड हैं लेकिन 2 फ्लैट खाली हैं। तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं मेरे घर पर बात कर लेता हूँ और तुम्हें भी दिलवा दूंगा। तो धनंजय और आशुतोष बोलते हैं अच्छा ठीक है ना भाई, बढ़िया है। और विवेक अपनी तरफ से बोलते हैं कि तुम्हें रेंट वेंट का तुम्हारा जो भी है तुम बता दो, अगर ज़्यादा रहेगा तो मैं कम भी करवा दूंगा। वैसे हम लोग 5,000 रुपये में देते हैं, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो कम करवा दूंगा। तो धनंजय आशुतोष बोलते हैं नहीं भाई, बहुत बढ़िया है, 5,000 में हमें तो वो फ्लैट पसंद है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर उसी में इंक्लूड हो जाए, अगर तू बोल रहा है कम करवाने का, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। विवेक बोलता है बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। विवेक अपने घर वालों को बात करते हैं कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन्हें ऐसा बताता नहीं है अपने घर पे कि इसी के कॉलेज के हैं स्टार्टिंग में, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ये चाहता हो कि जब तक इसका रिजल्ट सही ना हो, है ना, तो इसलिए अपने घर पे बताता नहीं है। और पापा से बात कर लेता है इसके, और धनंजय और आशुतोष को वो फ्लैट दिलवा देता है। धनंजय आशुतोष अपने हॉस्टल से अपने इस नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, और विवेक भी इनकी काफ़ी मदद कर रहा होता है। तो इसके पापा एक बार पूछते हैं कि पहचान वाले हैं क्या। तो विवेक कहता है कि नहीं डैडी, ये एक्चुअली में मेरे ही कॉलेज के हैं, पर मुझे पता नहीं था कि ये हमारी ब्रांच के हैं। ये दरअसल किसी हमारी कॉलेज की दूसरी ब्रांच के हैं, इसलिए हमें पता नहीं था। अभी मुझे पता चला तो मैं इनके हेल्प कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, पर ये अब बना रहा है बातें, तो बना ही रहा था। अब खैर इसके पापा इतनी कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करते, क्योंकि विवेक की घर में जो इमेज थी काफ़ी अच्छी थी। तो उन्हें इतना तो पता होता है कि हमारा लड़का सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ गलत काम नहीं करेगा। तो इसके जो विवेक के पापा है वो भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं, और ये आशुतोष और धनंजय इनके फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। पहला दिन होता है। आशुतोष धनंजय लगभग 11:15 बजे रात में विवेक को कॉल करते हैं कि विवेक आजा, पूजा का टाइम हो रहा है। तो विवेक बोलता हाँ भाई, बस मैं 2 मिनट में कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। तो आशुतोष बोलता है कि भाई कपड़े अपड़े तो ठीक है, घर से 2 किलो चावल ज़रूर लेकर आना। विवेक बोलता है 2 किलो चावल भाई, मतलब अब मैं कहाँ नापते बैठूंगा 1 किलो 2 किलो। तो आशुतोष बोलता है कि हाँ चल ठीक है, लेकिन तू अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के 2 किलो चावल तो ज़रूर लेकर आना। ठीक है। आशुतोष की ये बात सुन के विवेक बोलता है ठीक है चलो। अब ये विवेक अपने घर से लगभग 2 किलो चावल लेकर पहुंच जाता है अपने ही ऊपर वाले फ्लैट में। सबसे ऊपर वाला जो फ्लैट होता है, मतलब 6वीं मंजिल का जो फ्लैट होता है, वहाँ पे विवेक पहुंच जाता है। और जैसे ही इनके रूम के अंदर पहुंचता है, तो ये जो फ्लैट होता है ना, ये 2 BHK होता है। तो जिसमें एक बेडरूम में तो विवेक मतलब आशुतोष और धनंजय का सामान रहता है, लेकिन दूसरे फ्लैट में ये देखता है कि कुछ मोमबत्तियाँ लगी हुई है, और अगरबत्ती टाइप का कुछ जल भी रहा है, और एक स्टार टाइप का बना हुआ है बड़ा सा, जिसके चारों ओर
आशुतोष वही चावल जो विवेक ने जो चावल ला के दिए है वही चावल से घेरा बना रहा है। विवेक को समझ में नहीं आता। विवेक बोलता है धनंजय ये किस टाइप की पूजा है यार भाई, क्योंकि देखने में इसे भी समझ में आ रहा था कि ये कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो धनंजय और आशुतोष बोलते हैं कि भाई आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस जैसा करें हमारे साथ बैठे रहो। ठीक है। विवेक इन लोगों के साथ बैठा रहता है और आशुतोष और धनंजय अब अपनी पूरी ये अगरबत्ती और मोमबत्तियाँ सब लगा लोगों के ये लोग अपनी पूजा पाठ चालू करते हैं। ये जब विवेक सामने देखता है ना कि ये जिस पत्थर की पूजा कर रहे हैं उस पत्थर पर कुछ अजीब ही आकृतियां बनी होती है। ये ऐसा नहीं कि कोई शैतान है, मतलब कोई शैतान की आकृति नहीं बनी होती है, लेकिन विवेक को इतना तो समझ में आता है कि ये कोई भगवान की भी इमेज है नहीं। पर विवेक को चुप रहकर बैठने के लिए बोला गया था तो विवेक चुपचाप बैठा रहता है। तभी ना विवेक को इनके फ्लैट से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। विवेक डर जाता है ये आवाज सुन के। विवेक धनंजय की तरफ देखता है तो धनंजय उसे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन वो आवाज धीरे 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 ऐसा लग रहा था कि इन्हीं के उस कमरे के पास आ रही है। मतलब वो जो कोई भी है वो धीरे धीरे इनके कमरे के पास आ रहा है। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब ये आवाज जैसे जैसे कमरे के पास आ रही थी विवेक की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। विवेक आशुतोष और धनंजय को देख रहा था तो उन्हें देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आशुतोष और धनंजय को इन आवाज़ों से कुछ खास फर्क पड़ रहा होगा। लेकिन इधर विवेक की जो आवाज़ें हैं वो बहुत, मतलब विवेक जो आवाज़ें सुन रहा है ना उसे सुनकर विवेक की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। विवेक तुरंत डर के मारे जहाँ बैठा होता है ना उस घेरे से बाहर निकल जाता है। तभी आशुतोष और धनंजय पलटकर देखते हैं विवेक की तरफ, और विवेक की नज़र जैसे आशुतोष और धनंजय पे पड़ती है तो विवेक देखता है कि इनकी आंखें पलटी हुई है। आंखें पलटने का मतलब आप समझते हैं, नॉर्मली हम जब किसी की नज़रों से नज़रें मिलाते हैं तो उसकी पुतलियाँ दिखती है ना, कॉर्निया दिखता है, सब दिखता है ना। इनकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं था, इनकी आंखें एकदम सफ़ेद दिख रही थी। इसी को कहते हैं, इसी का मतलब होता है आंखों का पलटना। अब विवेक की जैसे ही धनंजय और आशुतोष की आंखों की तरफ देखता है तो पाता है कि इनकी आंखें पलट चुकी है, जिससे विवेक और भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वहां से उठकर सीधे जाता है अपने मेन गेट की तरफ, उस फ्लैट के मेन गेट की तरफ। उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। उस गेट की चटकनी तो वो खोल देता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा होता है कि दूसरी तरफ से किसी ने उस दरवाजे को बहुत ही ताकत से पकड़ के रखा हो। विवेक पहुंचता है अपने उन्हीं दोस्तों के पास और बोलता है कि भाई तुम लोगों की क्या हो गया, कैसी हरकतें कर रहे हो, किसकी आवाज़ आ रही है भाई ये। तभी आशुतोष और धनंजय कहते हैं तुझसे कहा था ना चुपचाप यहीं बैठे रहे घेरे के अंदर, बाहर क्यों निकला। ये सुनकर विवेक एकदम सुन्न पड़ जाता है और विवेक चुपचाप इनके सामने बस पालथी मार के बैठ जाता है। विवेक का कहना है कि इस समय जो ये पालथी मार के बैठ गया था ना, जबकि इसे दौड़ के भाग के वहाँ से निकल जाना चाहिए था। दरअसल ये चाहता तो भागना ही था वहाँ से, लेकिन जैसे ही आशुतोष और धनंजय इससे कहते हैं कि तुझसे बाहर निकलने को मना किया था ना, पता नहीं उनकी बातों में ऐसा क्या जादू था कि विवेक वहीं उस कमरे के गेट के पास पालथी मारकर चुपचाप बैठ जाता है। और उसके बाद जो भी हुआ विवेक को कुछ याद नहीं। लगभग 1 घंटे बाद 12:30 बजे रात के आशुतोष और धनंजय विवेक के चेहरे पे पानी डाल के उसे उठाते हैं। विवेक एकदम से झटके से उठता है और बोलता है मेरे को जाने दो भाई, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा। तो आशुतोष और धनंजय एक दूसरे को देख के बोलते हैं अबे तुझे क्या हुआ भाई। तो विवेक जैसे ही अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि वहाँ पे कोई घेरा नहीं बना हुआ, कोई स्टार नहीं था, कोई मोमबत्ती, कोई अगरबत्ती की खुशबू नहीं। सब
कुछ नॉर्मल था। विवेक बोलता है कि भाई अभी जब मैं 11 बजे चावल लेकर आया था तो तुम लोग यहाँ पे बैठ के जो पूजा कर रहे थे और वो गुर्राने की आवाज़ किसकी थी और तुम लोगों की आंखें मैंने पलटी हुई देखी थी। तभी आशुतोष धनंजय बोलते क्या बात कर रहा है भाई, होश में तो है तू? तेरे से चावल बुलवाया था इसीलिए क्योंकि हम लोग यहाँ चावल ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा तुझसे 2 किलो चावल बुलवा लेते हैं, तो तू भी खा लेगा हम भी खा लेंगे। तो विवेक बोलता है 2 किलो चावल? तो आशुतोष धनंजय बोलते हैं कि भाई हमने सोचा कि तेरे से 1 कटोरी चावल तो मंगवाते नहीं, तो सोचा 2 किलो बुलवा लेते हैं, जो पैसा बनेगा तेरे को ही दे देंगे, नहीं तो फिर हमको लेने जाना पड़ता, और वैसे भी हम लोग सुबह निकल जाते कॉलेज के लिए, तो फिर आंटी आके खाना क्या बनाती। विवेक अभी भी एक ही सदमे में कि ये हुआ क्या मेरे साथ, भाई तुम लोग पूजा कर रहे थे कि नहीं? तो आशुतोष धनंजय बोलते हाँ हम तो पूजा कर रहे थे। तो तुम लोगों ने स्टार बनाया था? तो आशु और धनंजय बोलते हाँ बनाया था, स्टार बनाया था, चावल का घेरा बनाया था, मोमबत्ती लगी हुई थी, अगरबत्ती लगी हुई थी। भाई तू भी तो हमारे साथ ही बैठा था, तुझे हमने मना किया था ना कि घेरे से बाहर मत निकलना। अब तू जैसे ही घेरे से बाहर निकला हम लोगों ने तेरी तरफ देखा तो तू पता नहीं तू कैसी क्या अजीब हरकतें करने लग गया और बेहोश हो गया। बस हमने पूजा थोड़ी बहुत करी, पूरी भी नहीं करी, और उसके बाद सब कुछ समेट के, क्योंकि इस पूजा का सामान है समेट के रखना पड़ता है और इसका सामान चेंज नहीं किया जाता, तो यही सेम सामान रखा जाता है, इसलिए हमने सब समेट के रखा और फिर तेरे को उठाया। अभी तू लगभग 1 घंटे से बेहोश है भाई मेरे। विवेक बोलता है भाई ये ठीक है भाई, अब एक काम कर यहीं सो जा, सुबह उठ के घर चल जाना। तो विवेक बोलता है नहीं भाई मेरे को घर जाना है, और वैसे भी मेरी छोटी बहन है वो दरवाज़ा खोल देगी 12:30 बजे रात में। हाँ वो मूवी देखते रहती है, मैं जा रहा हूँ। तो आशुतोष और धनंजय विवेक को ऐसे देख रहे होते हैं कि मतलब एक स्माइल भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। विवेक को थोड़ा अजीब तो लगता है। विवेक इतना तो समझ गया था कि ये जो भी हुआ कुछ नॉर्मल नहीं था, पर विवेक डर चुका था काफ़ी। तो विवेक अपने फ्लैट से बाहर निकलता है, नीचे जाता है, दरवाजे से अपने घर में अपने रूम पे पहुंचता है, और पता नहीं आज उसे नींद क्यों नहीं आ रही। लगभग 2-2:30 बजे तक विवेक जागता रहता है, यही सब सोचता रहता है, और उसकी नींद लगती है। जैसे ही उसकी नींद लगती है उसे वही सब दोबारा दिखने लगता है। कैसे आशुतोष और धनंजय की आंखें पलटी, कैसे किसी इंसान या किसी जानवर जैसे इंसान की गुर्राने की आवाज़ से आ रही थी। ये सब बातें, ये सब चीज़ें अब उसके नींद में, उसके सपने में दोहराई जा रही थी फिर से दोबारा। और विवेक की आंखें जब भी लगती थी यही सब दिखता था उसे, और बार बार उसकी आंखें मतलब जो उसकी नींद है खुल जाती थी इन्हीं सब डरावनी चीज़ों के कारण। विवेक उस दिन तो ध्यान नहीं देता, जैसे तैसे सुबह के 4-5 बजे इसकी नींद लगती है और ये काफ़ी लेट उठता है। तो इसके घर वाले इससे पूछते हैं कि विवेक क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है बेटा तेरी? दिए गुड़िया बता रही थी कि तू रात में कहीं गया था। तो विवेक बोलता है नहीं, वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना उनके यहाँ थोड़ा चावल ख़त्म हो गया था तो उन्हें चावल देने गया था पापा। फिर वहाँ पे बातें करते करते 12:30 बज गए, तो मुझे एकदम से समय का पता ही नहीं चला, और वो लोग भी लेट थे। आज उनकी आंटी आई नहीं थी, खाना बनाने वाली थी, तो वो लोग भी बात करते करते खाना बना रहे थे। फिर मैं आया, छुटकी से बोला दरवाज़ा खोल, और फिर सो गया। और मेरी नींद भी लेट लगी डैडी, तो मैं सुबह लेट उठा, इसलिए आज कॉलेज भी नहीं जा पाया। इसके पापा बोलते हैं तू ठीक तो है ना? तो विवेक बोलता हाँ ठीक हूँ। क्यों? नहीं, बोले ये टीका वीका लगा के सोया है तो हमें ऐसा लगा। विवेक बोलता टीका? कहाँ टीका? विवेक जैसे ही देखता है आईने की तरफ तो इसके माथे पर एक टीका लगा होता है, लेकिन ये टीका लाल या सिंदूरी कलर का नहीं होता, काला टीका होता है। इसे देखकर विवेक एकदम से घबरा जाता है और तुरंत वो टीका फोड़ने लगता है। उसके पापा बोलते हैं ये क्या कर क्या रहा है बेटा? क्योंकि इसके पापा भी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। शायद इसने नींद में या फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करी होगी जिसकी वजह से इसके पापा मम्मी दोनों आसपास बैठे हैं। इसकी मम्मी के चेहरे पे एक गहरी चिंता दिख रही थी विवेक को। विवेक बोलता है मम्मी परेशान मत हो, मेरी तबीयत ठीक है, और ये टीका पता नहीं कब लगा, वो लग गया होगा हाथ में, कुछ कालिक वालिक लग गई होगी चूल्हे वूल्हे की, तो उससे लग गया होगा। हाँ चल ठीक है।
पर इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आज तू आराम कर, और अगर तुझे इसे चेक करते हैं, इसे फीवर वीवर कुछ नहीं होता तो क्या होता है। इसके मम्मी पापा बोलते हैं कि आज ना नहा धो के तैयार हो जाना बेटा, क्योंकि आज है नाग पंचमी और हमें चलना है मंदिर। विवेक बोलता है हाँ जी डैडी, ओके। अब विवेक नहा धो के तैयार तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसके पापा मम्मी इसे लेकर जो मंदिर है जहाँ पे ये लोग पूजा करने जाने वाले थे वहाँ पे ले जा रहे होते हैं ना, पता नहीं क्यों विवेक की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे कपकपी सी लगती है, उसे घबराहट होती है काफ़ी। जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा है विवेक की कपकपी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट इस बंदे के साथ इतना भी हुआ कि मंदिर पहुंचने के पहले इसने 2 से 3 बार बहुत भयानक उल्टियां कर दी थी, जिससे इसके माता पिता काफ़ी घबरा गए थे और इसकी मम्मी बोल रही थी कि इसे डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन जो विवेक के पिताजी है ना, उन्हें जहाँ तक के थोड़ा बहुत नॉलेज था कि उन्हें इतना नॉलेज था कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया गया है जिसकी वजह से आज, क्योंकि ये अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि इनका लड़का सब कर सकता है लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। भले ही उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन वो उसका रूटीन, सुबह जल्दी उठना, अपनी पढ़ाई करना, घर द्वार पे ध्यान देना, है ना, ये सब इसके पापा बहुत सालों से जानते हैं, है ना। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऊपर से काला टीका के कारण इसके पापा नोटिस करते हैं कि हो ना हो कुछ ना कुछ ये गलत इसमें फंसा हुआ है, गलत फेरे में फंसा हुआ है बोल सकते हैं। तो इसके पापा बोलते हैं नहीं, अब ये पहले मंदिर जाएगा, भले इसे 3 बार नहीं 10 बार उल्टियाँ हो जाए, ये मंदिर जाएगा। वहाँ मंदिर के पंडित जी से विवेक के पिताजी ने बात करके रखी होती है कि उन्हें ऐसा कुछ शक है कि विवेक के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। तो पंडित जी भी वहाँ प्रिपेयर बैठे थे, पुजारी जी। कि जैसे ही पहुँचते हैं मंदिर की चौखट पे, विवेक मंदिर के अंदर कदम रखने से साफ मना कर देता है। विवेक कहता है आप लोग जाइए, मैं यहीं हूँ, मुझे उल्टी सा लग रहा है। तो विवेक के पापा जी बोलते हैं कोई बात नहीं होती बेटा, मंदिर में भी अगर उल्टी होगी तो मैं अपने हाथों से साफ कर दूंगा, कुछ नहीं होता, चल तू अंदर। बोलता है नहीं डैडी आप जाओ, वहाँ पे सबके सामने आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, मैं यहीं बैठता हूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं तुझसे कहा ना चल। तभी विवेक की आवाज भी बदल जाती है, तुझे समझा रहा हूं ना, कहा ना नहीं जाऊंगा। ये देखकर विवेक की मम्मी घबरा जाती है। वो बोलती है विवेक क्या हो गया बेटा, कैसे बात कर रहा अपने पिताजी से। तभी विवेक बोलता है तुझसे कहा ना कि विवेक अंदर नहीं जाएगा, तो क्यों पड़े हो इसके पीछे। और मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, वरना ना ये जो पंडित तूने तैयार रखा है ना मंदिर के अंदर, 2 मिनट में इसको नाच नचा दूंगा। उसे पता नहीं है कि यहां पे कौन है। तभी पंडित जी पीछे से आवाज देते हैं मुझे पता है कि तुम कौन हो, बालक हो तुम। अगर तुम आओगे नहीं तो तुम्हारे जैसे को पकड़कर अंदर कैसे लाना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो विवेक के अंदर जो आत्मा होती है वो कहती है पंडित मुझसे दूर रहे, इसे मेरे हवाले कर दे, मुझे दिया गया है इसे मुझे दिया गया है, ये सिर्फ मेरा है। पंडित जी बोलते हैं हाँ तेरा है, तुझसे नहीं छीन रहे, पर इसे तो भेज मंदिर। तभी विवेक वहां से भागने की कोशिश करता है, या कह सकते हैं विवेक के अंदर जो आत्मा थी वो। लेकिन ना वहां पे पंडित जी के 2-4 जो आदमी थे ना सामने, वो इसे विवेक को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और विवेक चिल्लाता रहता है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन इसे ले जाया जाता है मंदिर के अंदर और बैठा दिया जाता है महादेव और नाग बाबा के सामने। नंदी देव तो है ही वहां पे भूत प्रेत आत्माएं, क्योंकि ये तो खुद भूतनाथ हैं हमारे महादेव, इनके सामने ना चलता कुछ भैया, ये ना अच्छों को मोर बना देते हैं। खैर अब जब विवेक पहुंच चुका अंदर, तो यहाँ पे पंडित जी विवेक से पूछते हैं, या उसके अंदर जो आत्मा है ऐसा कह सकते हैं, उस आत्मा से पूछते हैं पंडित जी किसने दिया है तुझे इस लड़के को।
तो विवेक जो आत्मा है बोलती है, मैं नहीं बता सकता, मुझे इजाज़त नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं, बेटा इजाज़त तो तेरे को हम देते हैं, चल तू बता कौन कर रहा है तेरी पूजा। मैं नहीं बताऊंगा, बता, वरना फिर मैं जो जानता हूँ इससे बुरा होगा तेरे साथ। पंडित जी अपने कलश से गंगा जल ही निकालते हैं। कुछ स्पेशल नहीं, गंगा जल में बहुत ताकत होती है। पंडित जी अपने कलश से सिर्फ गंगा जल निकाल के इसके ऊपर फेंकते हैं, तभी ये झटपटाने लगता है, कपाने लगता है, गिर जाता है वहाँ पे ज़मीन में, और इसके चेहरे से, इसके मुंह से फेस निकलने लगता है। ये देखकर इसके माँ बाप घबराने लगते हैं। तो इसके माँ बाप बोलते हैं, पंडित जी ये क्या हो रहा है विवेक को। पंडित जी बोलते हैं, कुछ नहीं हो रहा उसको, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, वो सब तुम लोगों को डराने के लिए कर रहा है। पंडित जी और 2 से 3 बार इसके ऊपर गंगा जल डालते हैं, तभी वो आत्मा एकदम से उठकर बैठ जाती है। तिरछी गर्दन से देखता है ये विवेक पंडित जी को और बोलता है, पंडित, ये जो मेरे भगत होते हैं ना, जो मेरे चेले होते हैं, उन्होंने मुझे इस लड़के को सौंपा है और कल ही सौंपा है। तो तू ना इसे मेरे हवाले कर दे, वरना मैं इसे लेकर जाऊंगा। पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, आप इसे नहीं ले जा सकते, और मैं आपकी भी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना चाह रहा हूं कि इस लड़के को छोड़ दो। हम लोग एक सौदा करते हैं, आप इस लड़के को छोड़ दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। क्योंकि ये प्रेत आत्मा भी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि अगर उसे इस मंदिर से बाहर जाना है तो इसे कुछ ना कुछ यहाँ सौदा करना होगा। तो ये आत्मा भी सौदे के लिए तैयार हो जाती। पंडित जी कहते हैं कि तुझे समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये विवेक कहता है कि अगर तूने मुझे यहां से जाने नहीं दिया तो फिर क्या, तब भी तू कुछ नहीं उगाड़ सकता। ऐसा पंडित जी कहते हैं कि तू तब भी कुछ नहीं उगाड़ सकता, लेकिन मैं तुझे बस इतना कह रहा हूं कि इस लड़के को छोड़ दे, बाकी जो तेरे भगत हैं उन लोगों के पास ही वापस चल जा। तो विवेक कहते हैं कि विवेक के अंदर जो आत्मा होती है वो कहती है कि हाँ, मेरे भगत, मेरे चेले, चलिए ठीक है। पंडित जी और इनका क्या है, कुछ नेगोशिएशन चल रहा होता है, या फिर हो सकता है पंडित जी ने इस आत्मा को अपनी बातों में उलझा के रखने के लिए कुछ किया हो। क्योंकि पीछे से ना जो पंडित जी के भगत होते हैं वो आते हैं एक कलावा लेकर, और वो डाल देते हैं, कुछ नहीं, कोई बांद्रा नहीं, सिर्फ इसकी जो गर्दन होती है ना, इसकी गर्दन के ऊपर वो कलावा ऐसे डाल देते हैं, जिससे ये जो आत्मा है ये थरथराने लगती है जो विवेक के अंदर है, और एकदम से विवेक वहीं पर बेहोश हो जाता है। विवेक को वहाँ से ले आकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, और लगभग ये 24 घंटे तक बेहोश रहता है। पंडित जी के पास विवेक के माता पिता जाके पूछते हैं कि ये कहीं ये हमारे लड़के को ले ना जाए। पंडित जी बोलते हैं, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जो भी प्रेत था ना इतना बड़ा नहीं है कि आपके बेटे को ले जाए, लेकिन हाँ, जिसने भी इस लड़के पर, आपके बेटे पर ये प्रेत छोड़ा है, वो काफ़ी समय से इसकी पूजा, या मतलब इस शक्ति, काली शक्ति की पूजा कर रहे थे, और उन्हें एक आत्मा देनी होती है, एक सीधी साधी इंसान की। तो इन जो काली शक्तियों के सेवकों ने ना आपके लड़के को अपना निशाना बनाया। कहीं आपके घर में या आपके मोहल्ले में कोई नया शिफ्ट हुआ हो, ऐसा पंडित जी पूछते हैं। तो विवेक के जो माता पिता वो बताते हैं कि मोहल्ले में तो नहीं, लेकिन हमने जो बिल्डिंग में अपने ऊपर 4 फ्लैट बनाए हैं, 4 मंजिल में, 6वीं मंजिल में, 6वीं मंजिल तक जो फ्लैट बनाए हैं, तो 6वीं मंजिल में के फ्लैट में विवेक के ही कुछ दोस्त शिफ्ट हुए हैं। पंडित जी समझ जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि एक काम कीजिए, उनको ना अच्छे से बता दीजिए कि उन्हें रूम खाली करना है, और वो लोग जैसे ही रूम खाली करेंगे उन्हें कुछ मत कहना कि तुम्हें पता चल गया है और विवेक के साथ क्या क्या हुआ है।
हो सकता है कि वो लोग खुद ही रूम छोड़ के चले गए हों अब तक, खैर। लेकिन अगर नहीं गए हों तो उनसे रूम खाली करवा दीजिए और उन्हें कुछ मत कहिएगा। ऐसे लोगों को क्या है, वापस ये लोग पलट भी जाते हैं। इसलिए हम नाम तो नहीं बताते, लेकिन मेरा इशारा आप काफ़ी अच्छे से समझ ही गए होंगे। जैसे ही विवेक के माता पिता विवेक को हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं तो विवेक की स्थिति अब कंट्रोल में रहती है, नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल हो रही होती है। और इसके माता पिता जाते हैं तुरंत अपने घर, मतलब इसकी मम्मी तो विवेक के साथ ही रहती है, लेकिन इसके जो पिताजी है वो अपने घर जाते हैं। अपनी गुड़िया से बोलते हैं कि बेटा भैया के पास हॉस्पिटल चले जाओ। और विवेक के पिताजी पहुंचते हैं 6वें माले पे। ये वहाँ पहुंचकर देखते हैं तो इनके जो फ्लैट का जो गेट है ना वो खुला रहता है, पर उसके अंदर ना आशुतोष होता है ना धनंजय। ये देखते हैं कि वो लोग अपना रूम खाली करके जा चुके थे। विवेक के पिताजी यही बात फ़ोन पर पंडित जी को बताते हैं, जो मंदिर के पुजारी जी होते हैं उन्हें। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि ये लोग वहाँ पे नहीं होंगे। और उसके बाद पुजारी जी आते हैं मंदिर से इनके घर और इनकी पूरी बिल्डिंग को एक तरीके से कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच से बांध देते हैं। होता है, घर बांधने की भी पूजा होती है एक तो, पर कोई हो हल्ला वाली पूजा नहीं होती है, एक नॉर्मल पूजा होती है ना, कि हवन यज्ञ करवा रहे हैं और 4 लोगों को बुला के खाना खिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। नॉर्मल सी पूजा होती है जो पंडित जी करते हैं। और एक सिद्ध किया हुआ मंत्रित पानी ये देते हैं विवेक के पिताजी को कि जाइए और ये अपने बेटे के पास ही रहने दीजिएगा इस पानी को, और जैसे ही उसकी कंडीशन ठीक हो तो उसे थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 घूंटे पानी पिलाते रहिएगा, जिससे उस शक्ति का, उस काली शक्ति का असर आपके बेटे के ऊपर से धीरे धीरे हट जाए। इसके विवेक के पिताजी बोलते हैं कि मतलब अभी भी ये पूरी तरीके से गई नहीं है। पंडित जी बताते हैं कि इसका असर अभी भी इस पर रहेगा, लगभग 1 से 2 महीने रहेगा, लेकिन ना ये विवेक को परेशान नहीं कर पाएगी, ये विवेक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हाँ, जो ये मांगे, कभी कभार ये कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिसे देखकर आपको डर लगेगा, पर ये जो भी मांगे खाने वाने की चीज़ें इसे दे दीजिएगा, है ना। और 1 से 2 महीने बाद इस शक्ति का पूरा असर इसके पास से हट जाएगा। पंडित जी ने दरअसल इतनी तो पूजा पाठ कर दी होती है जिससे ये शक्ति विवेक का कुछ बुरा नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, कई बार ना कुछ शक्तियाँ इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाती है। पंडित जी ने तो 1-2 महीने का समय बताया है, लोगों को तो सालों लग जाते हैं। खैर, जो भी हुआ, इनकी फैमिली के लिए एक बहुत ही डरावनी याद बन के रह गया। और आज विवेक की जो इंजीनियरिंग है, उसके बाद ना विवेक अपनी इंजीनियरिंग कंटिन्यू नहीं कर पाता है और विवेक अपना कॉलेज छोड़ देता है और लोकल के ही एक कॉलेज में BCA में एडमिशन लेता है। और BCA में वो काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडी करता है और एक अच्छे रैंक से पास आउट होता है। और उसके बाद से आज तक विवेक की लाइफ बहुत सीधी, सिंपल और बहुत प्यारी सी है। घर में उनका जो खानदानी काम चल रहा था, नाश्ते पानी का, और रूम्स जो हैं किराए से चल ही रहे थे इनके। और विवेक भी भोपाल में ही एक कंपनी में जॉब करता है। और इसकी जो छोटी बहन है ना, गुड़िया, अब उसकी शादी हो चुकी है और इनके घर में बहुत अच्छा माहौल है। विवेक की भी शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा पसंद आया हो तो देखिए, जैसा कि मैं आपसे अधिकतर तो बोलता नहीं हूँ, आप हमेशा कहानियाँ सुनते हैं और चले जाते हैं। यार सब्सक्राइब कर दो, है ना, उसके पैसे नहीं लगते। खैर, वो तो आपकी मर्जी है। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। और अगर कहानी में कुछ गलत लगा तो सजेशंस आप अपने मुझे बिंदास होकर दे सकते हैं, ठीक है। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।